हेलो मेरे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू BSG गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, लेक्चर नंबर 6 है। और आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है कि पूंजीगत बजट के कौन कौन से घटक हो सकते हैं। ठीक है ना, टॉपिक वही है कि सरकारी बजट के घटक। सरकारी बजट के घटक के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको राजस्व बजट के घटक बताए थे। आज आपको पूंजीगत बजट के अंदर देखना है कि पूंजीगत बजट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से मदे काउंट होती है। ठीक है ना, तो देखो कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर देना, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, और दूसरी चीज कि आज 14 फरवरी है ये, ठीक है ना, और वैलेंटाइन डे के रूप में बच्चे क्या है स्टोरी डालते रहते हैं, क्योंकि मूवी है तो मूवी का स्टोरी डाल देते हैं। अपने शहीदों का डालो जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने लव से भी इम्पोर्टेंट है अपना देश। ठीक है, अपने देश से प्यार करो, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दो दिल तो आपको धोखा दे सकती है लेकिन ये देश आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। पूंजीगत बजट क्या होता है? पूंजीगत बजट क्या होता है देखना, जैसे राजस्व बजट के अंदर मैंने आपको बताया था कि राजस्व बजट के अंदर एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान जो भी चालू प्राप्तियां है और चालू व्यय है उनका समावेश होता है, उनका लेखांकन होता है। बट पूंजीगत बजट के अंदर पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यानी कि राजस्व बजट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दायित्व क्रिएट नहीं हो रहा था। ठीक है ना, और वित्तीय परिसंपत्तियों के अंदर भी कोई कमी नहीं थी। मतलब सरकार आपसे जो भी टैक्स ले रही थी तो उसके बदले में गवर्नमेंट का कोई दायित्व नहीं था कि आपको कोई सुविधा दे। ठीक है, तो यानी कि आपने कोई टैक्स पे कर दिया, अब ये नहीं है कि भाई सरकार उसी समय आपको कोई सर्विस दे दे या उसके बदले में कोई वापस चुका दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। लेकिन पूंजीगत बजट के अंदर सरकार का दायित्व क्रिएट हो सकता है। ठीक है, या फिर उनकी परिसंपत्तियों में कमी हो सकती है। देखो, यह सरकारी बजट का एक वह भाग है जिसके अंतर्गत भारत सरकार की पूंजीगत परिसंपत्तियां और दायित्व से संबंधित प्राप्तियां और व्ययों का लेखा जोखा शामिल होता है। समझ में आया? यानी कि पूंजीगत बजट एक्चुअली आपको पता होगा, आप लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल एज कहा जाती है, लायबिलिटीज में जाती है, और लायबिलिटीज के अंदर जो भी दायित्व वो सभी दायित्व लिखे जाते हैं। ठीक है, कैपिटल है तो कैपिटल लायबिलिटीज है, इसीलिए हम वाली नोट करते हैं। ठीक है, कोई भी ऋण ले लिया तो ऋण कहा जाता है, ये लायबिलिटीज में जाते हैं। तो इसमें अगर लोन होगा तो लोन का भी दायित्व क्रिएट होता है। देखो, पूंजीगत बजट के अंदर कौन कौन से होते हैं? एक तो पूंजीगत प्राप्तियां होती है, एक होती है पूंजीगत व्यय। सबसे पहले देखो पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। सर, पूंजीगत प्राप्तियों में वे सभी प्राप्तियां जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है। ठीक है, मतलब इसमें दायित्वों को भी क्रिएट करेगी और जो भी हमारे वित्तीय परिसंपत्तियां है, जो भी फाइनेंशियल एसेट है, उन फाइनेंशियल एसेट के अंदर कमी हो सकती है। लेकिन राजस्व बजट के अंदर देखा था कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिसंपत्ति में कमी नहीं होती है, कोई दायित्व क्रिएट नहीं होते। जबकि यहाँ पर कह रहा हूँ कि दायित्व क्रिएट हो सकते हैं और जो भी वित्तीय परिसंपत्ति है तो उन वित्तीय परिसंपत्तियों के अंदर भी कमी हो सकती है। जस्ट एग्जांपल, सरकारी ऋण है, गवर्नमेंट अगर कोई लोन ले रही है तो वो किस में जाएगा? गवर्नमेंट के पास में तो रिसीप्ट हुए आए हुए, इसीलिए कहा जाता है पूंजीगत प्राप्तियों में। ट्रेजरी बिलों से रिजर्व बैंक है, इसी प्रकार अन्य बैंक और संस्थाओं से कोई ऋण है तो ये वापस चुकाना तो हो गए। ठीक है, ये क्या है? एक्चुअली गवर्नमेंट को इनकम होती है, यहाँ से भी गवर्नमेंट यहाँ से पैसा प्राप्त कर सकती है, ऋण ले सकती है। ठीक है, विदेशी ऋण है तो अदर कंट्री से भी लोन ले सकती है। पुराने प्रदत्त ऋणों की वसूली है, अल्प बचत योजनाओं से प्राप्तियां है, विनिवेश है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री, यानी कि जो भी
पब्लिक सेक्टर के अंदर जो भी शेयर है और उस शेयर की अगर कोई सेलिंग हो रही है तो उससे भी पैसा प्राप्त होता है, तो ये सब किसमें जाता है, पूंजीगत प्राप्तियां। समझ में आया? जहां पर एक्चुअली बेनिफिट भी हो सकता है गवर्नमेंट को, और ये लगभग लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक। एक्चुअली पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय एक्चुअली है जो आप अकाउंट्स के अंदर देखती है, लेकिन अब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के बेस पे देखना है, ये ध्यान रखना। अब देखो पूंजीगत व्यय क्या होता है। सर पूंजीगत व्यय से अभिप्राय उस सरकारी व्यय से है जिससे सरकारी देयताओं में कमी आती है। ठीक है, पूंजीगत व्यय का मतलब जो है कि भाई जिनमें गवर्नमेंट के जो भी दायित्व है उन दायित्वों के अंदर कमी आनी चाहिए। ठीक है, और उसमें वित्तीय परिसंपत्तियों का भी निर्माण होता है, जबकि राजस्व के अंदर देखा था कि उसमें परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें होता है। इस प्रकार के व्यय की वित्त व्यवस्था सरकारी ऋण एवं उधारियों से की जाती है। समझ में आया? बिल्कुल, क्योंकि पूंजीगत और पूंजीगत में बात होगी तो दायित्व की होती है, और दायित्व कहां से क्रिएट होते हैं, जब कोई लोन वगैरह है या कोई उधार ले रहे हैं तो उस समय दायित्व क्रिएट होते हैं। लेकिन राजस्व के अंदर अगर कोई उधार ले रहे हैं तो उसके बदले में कुछ चुकाना जरूरी नहीं होता, जबकि यहाँ पर होगा। ये ऋण आंतरिक एवं बाह्य भी हो सकती है, मतलब इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। नेशनल में भी हो सकता है, इंटरनेशनल लोन भी हो सकता है। जैसे भवन एवं भूमि अधिग्रहण पर व्यय, ठीक है, कोई भी जमीन है या फिर कोई भी बिल्डिंग है और अगर उस पर कोई अधिग्रहण हो रहा है, उस पर कोई खर्चा हो रहा है तो वो किसमें जाता है, पूंजीगत व्यय के अंदर। उसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों के अंदर कोई निवेश करना है, कोई गवर्नमेंट का मान लीजिए कोई प्लांट है और वहां पर कोई पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो भी किसमें जाता है, पूंजीगत व्यय के अंदर। मशीन है, उपकरण है, या शेयरों में कोई निवेश करना है, शेयर मार्केट के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो भी किसमें जाएगा, पूंजीगत व्यय के अंदर। उसी प्रकार कोई राज्य है, सार्वजनिक उपक्रम में है या अन्य पक्षों को कोई मान लीजिएगा दिए गए कोई ऋण है या अग्रिम है, तो ये सब एक्चुअली किसमें जाते हैं, पूंजीगत व्यय के अंदर। ये आपको पता ही है। अब देखना है कि भाई पूंजीगत व्यय के अंदर कौन कौन से घटक, तो देखो भाई पूंजीगत व्यय के अंदर नॉर्मल दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं। एक तो होता है आपके योजनागत पूंजीगत व्यय और एक होता है गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। अब देखो भाई कि ये योजनागत पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, इसको क्लियर करो। जैसे राजस्व के अंदर आपने देखा था कि पंचवर्षीय योजनाओं का समावेश होता है, बस उसमें भी यही है, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या होगा, इसमें पूंजीगत सहायता होगी जबकि उसमें राजस्व सहायता है। देखो योजना पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय योजना, राज्य या केंद्र शासित राज्यों की योजनाओं के लिए प्रदत्त पूंजी सहायता अनुदान का समावेश होता है। ठीक है, इसमें पूंजीगत व्यय होगी जबकि उसमें क्या थे आपके, राजस्व व्यय। अब देखो गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, इसमें एक्चुअली क्या ये करंट ईयर से नहीं होगी, ये चालू योजनाओं से संबंधित नहीं होंगे, जबकि गैर राजस्व योजना जो थी उसमें चालू योजना से संबंधित थी, जबकि ये नहीं होगी, जबकि इसमें पूंजीगत व्यय का समावेश होगा। क्या कह रहे देखो, गैर योजना पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक सहायता एवं अन्य सामान्य सेवाओं के पूंजीगत व्यय का समावेश होता है जो चालू योजनाओं से संबंधित नहीं है। समझ में आया? ठीक है सर। जबकि एक्चुअली राजस्व के अंदर चालू योजना से संबंधित थी, जबकि इसमें संबंधित नहीं है। समझ में आया? ठीक है सर। तो ये आपके थे कुछ पूंजीगत बजट के घटक जो कि एक्चुअली क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगली लेक्चर वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ डिफरेंट भी पूछे जाते हैं कि भाई ये राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में क्या डिफरेंट हुआ। ठीक है, उसी प्रकार राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या डिफरेंट है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या डिफरेंट है। ठीक है, उसी प्रकार कि योजनागत और गैर योजनागत में क्या डिफरेंट है, व्यय तो व्यय में क्या डिफरेंट है, पूंजीगत आगे आधार पर देखोगे पूंजीगत में क्या डिफरेंट है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर वीडियो के अंदर। ओके बाय।